नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है आज के लैला मजनू। ये कहानी ख्वाजा अहमद अब्बास की है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको 500 से अधिक कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। एक थी लैला, एक था मजनू, मगर लैला का नाम लैला नहीं था, लिली था। लिली डिसूजा। वे दोनों और उनके कबीले सहरा अरब में नहीं रहते थे। माहिम और बांद्रा के बीच में सड़क के नीचे और खारी पानी की खाड़ी के किनारे जो झोपड़ियों की बस्ती है वहाँ रहते थे। मगर सहरा अरब की तरह इस बस्ती में भी पानी की कमी थी। 150 झोपड़ियों में जो 700 मर्द, औरतें और बच्चे रहते थे, इन सब के लिए मीठे पानी का सिर्फ एक नल था और इस नल में सिर्फ 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को पानी आता था। एक कनस्तर या एक घड़ा पानी लेने के लिए कई कई घंटे पहले से लाइन लगानी पड़ती थी। एक रात को मोहन झोपड़ी में अपने बाप की खटिया के नीचे सो रहा था कि उसकी माँ ने उसे झंझोड़ कर उठाया। मोहन, ए मोहन, जा नल पर अपनी गागल लाइन में रख के आ, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। मोहन की उम्र उस वक्त मुश्किल से 9 बरस की होगी और 9 बरस के बच्चे को जो दिन भर कीचड़ मिट्टी में दौड़ता भागता रहा हो, बड़ी पक्की नींद आती है। आधी रात को उसे उठाना आसान नहीं है। अरे ओ मोहन, उठता है या नहीं? माँ ने एक बार फिर उसे झंझोड़ा। सोने दो ना माँ, अभी तो आधी रात हुई है। नल में पानी तो सुबह 8 बजे आएगा। अच्छा तो सोता रहे, अभी तेरा बाबा आता है, वो उठाएगा तुझे। बाबा का नाम सुनते ही मोहन हड़बड़ाकर उठ बैठा। दुनिया में वो किसी से डरता था तो अपने बाप से, और ख़ासकर रात को जब वो दारू पीकर घर लौटता था। अच्छा अम्मा, मैं जाता हूँ। आँख मलता हुआ वो उठा, अंधेरे में टटोल कर गागर उठाई और झोपड़ी से बाहर निकल गया। सारी बस्ती अंधेरे में सोई हुई थी, मगर सड़क की पीली रोशनी नल के पास जमीन पर रखे हुए कनस्तरों, गागरों और घड़ों पर पड़ रही थी। मोहन ने सोचा, सचमुच मुझे बड़ी देर हो गई। यहाँ तो सब पहले ही अपने अपने बर्तनों की लाइन लगाए हैं। इस तरह तो लाइन पे पानी 8 बजे आया तो अपना नंबर आते आते 10 बज जाएंगे, और उस वक्त तक पानी आना बंद हो गया तो। मोहन ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। सिर्फ नल से लेकर बस्ती के पिछले कोने, बल्कि सड़क तक पानी के बर्तनों की लाइन लगी हुई थी। पहले एक चमकती हुई गागर, फिर एक लाल मिट्टी का घड़ा, फिर एक पुराना जंग लगा कनस्तर, फिर एक डालडा का खाली टीन, फिर एक सुराही, एक बाल्टी, एक कनस्तर, एक घड़ा, 2 गागरें, 3 टीन के डिब्बे, 2 बाल्टियाँ, एक गागर। मोहन ने एक बार फिर इधर उधर देखकर सोचा, किसी का बर्तन हटाकर अपनी गागर आगे रख दूं। मगर फिर उसे ख्याल आया कि बस्ती के कानून के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता। सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तभी तो लाइन में अपना बर्तन रखकर चैन से सो जाते हैं, नहीं तो हर किसी को रात भर पहरा देना पड़े। पानी के लिए लाइन तोड़ने पर तो मारपीट क्या, खून खराबे हो जाते हैं। सो अपनी गागर को सबसे पीछे लाइन में ही रखना चाहिए। मगर फिर उसे याद आया कि उसका नंबर आने से पहले नल बंद हो गया और घर में पानी न पहुंचा तो उसका बाप हड्डी पसली तोड़ कर रख देगा। कोई परवाह नहीं, उसने सोचा। सब सो रहे हैं, मैं चुपके से अपनी गागर आगे बढ़ा देता हूँ। वो नल की तरफ बढ़ा, मगर वो किसी का कनस्तर सरकाने वाला ही था कि पीछे से आवाज़ आई, ए छेला, क्या करता है? मोहन घबराकर मुड़ा तो क्या देखता है कि एक काली सी दुबली सी छोटी सी 6-7 बरस की बच्ची एक मैला फटा फ्रॉक पहने हाथ में अपने कद से बड़ा बांस का डंडा लिए खड़ी है। छाला, बेईमानी करता है? बच्ची डंडा लिए मोहन की तरफ बढ़ी। चल लख अपनी कागल लाइन में छप से पीछे। मोहन को उस तोतली छोकरी की बात सुनकर हंसी आ गई। अरे जा जा, मैं जहाँ भी चाहे अपनी गागर रखूँगा, तुम कौन होती है मुझे रोकने वाली? ये कहकर वो गागर रखने ही वाला था कि वो बोली, तो फिर मैं छोल मचा के छप को बुलाती हूँ। छप माल माल के तुम्हारा भलकस बना देंगे।
मोहन का हाथ रुक गया। वो जानता था अगर इस छोकरी ने सचमुच शोर मचाया तो क्या होगा। हर झोपड़ी से लोग लाठियां, डंडे, चाकू, छुरे, पत्थर लिए हुए निकलेंगे और कोई सवालों जवाब किए बिना उस पर टूट पड़ेंगे। सहरा अरब की तरह इस बस्ती में भी एक चुल्लू पानी के लिए 10 चुल्लू खून बहाया जा सकता था। सो उसने कहा, अच्छा बाबा तू चिल्ला मत, मैं अपनी गागल लाइन में सबसे पीछे रख देता हूँ। मगर बच्ची इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वो अपना डंडा घसीटती हुई मोहन के पीछे पीछे आई ताकि वो कोई बेईमानी ना कर सके। मोहन ने लाइन के आखिर में अपनी गागर जमीन पर रख दी और बोला, बस अब तो ठीक है। हाँ सब ठीक है, अब तुम जाके छो जाओ। पल ये जगह सड़क के पास है, कोई रास्ता चलता मेरी गागर उठाकर चलता बना तो तुम फिक्र ना करो, मैं जो हूँ। और यह कहकर उसने चौकीदारों की तरह डंडे को जमीन पर मारकर कहा, कोई तुम्हारी गागर को हाथ भी लगाएगा तो उसका छल फूल दूंगी। हाँ। और इतनी सी बच्ची की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मोहन बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। बस्ती के किनारे जहाँ वो खड़े थे वहाँ सड़क पर बिजली का खंभा लगा हुआ था और उसकी रोशनी के दायरे में वो दोनों बच्चे खड़े थे। सारी दुनिया उस वक्त सो रही थी, सिर्फ मोहब्बत जाग रही थी। और वो दोनों, एक 9 बरस का लड़का, एक 6 बरस की लड़की, लिली और मोहन, मोहन और लिली। मोहन ने उस तोतली काली दुबली छोकरी की तरफ देखा जो फटा फ्रॉक पहने नंगे पांव अपने कद से बड़ा डंडा लिए खड़ी थी। और खंबे की रोशनी में उसने देखा कि जिन आँखों से वो उसे टकटकी बांधे देख रही है वो बड़ी बड़ी और खूबसूरत हैं, जैसे इस हिरन की आंखें हों जो उसने चिड़ियाघर में देखी थी और जिसके जंगले पर लिखा हुआ था, अरबिस्तान की हिरन। और लिली ने मोहन की तरफ देखा जो एक मैली नेकर और अपने बाप का फटा हुआ एक बनियान पहने हुए था। और उसने खामोश तुतलाहट से अपने दिल में सोचा, ये छोकला मुझे अच्छा लगता है, इच्छे में दोस्ती करूँगी। अब मैं इच्छे डंडा नहीं मारूंगी। रोशनी के दायरे में वो दोनों ऐसे खड़े थे जैसे उनके इर्द गिर्द किसी ने किस्मत का ऐसा हिसार खींच दिया हो जिससे बाहर निकलना अब उनके बस में ना हो। और फिर वक्त रुक गया और वो दोनों वहाँ खामोश खड़े एक दूसरे को तरफ देखते रहे, ना जाने कितनी देर तक। शायद सिर्फ 1 मिनट, शायद 100 बरस, शायद 5 मिनट, शायद 500 बरस। फादर विलियम की लंबी सफ़ेद दाढ़ी हवा में ऐसे उड़ रही थी जैसे वो उड़ता हुआ कबूतर हो। और सामने बैठे हुए सब बच्चे हिसाब का सवाल करने की बजाय फादर विलियम की दाढ़ी का खेल देख रहे थे। वो जो कभी हवा के झोंके से अपने पर फैला लेती थी और कभी पॉम्फ्रेट मछली की तरह गोल और सपाट हो जाती थी। उनकी कुर्सी के पास उनकी बेत की छड़ी रखी थी जिसकी मार का मज़ा हर बच्चा चख चुका था और जिसके बारे में मशहूर था कि फादर उसे रोज़ तेल में भिगोकर लाते हैं। मगर उस वक्त किसी को मार खाने का डर नहीं था क्योंकि फादर विलियम कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघ रहे थे, बल्कि शायद सो रहे थे। सिर्फ उनकी दाढ़ी जाग रही थी। फादर विलियम दरअसल फादर कहलाने के मुस्तहिक नहीं थे। किसी ज़माने में वो पादरी ज़रूर थे, मगर उन्हें रोमन कैथोलिक चर्च से निकाला मिला हुआ था क्योंकि उन्होंने लॉर्ड पादरी से कह दिया था कि चर्च का काम ईसा मसीह का अमन और मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, ना हिंदू मुसलमानों या हरिजनों को मुख्तलिफ किस्म के लालच देकर उनको ईसाई बनाना। सो उनका पादरियों वाला लंबा चोगा उनसे छीन लिया गया था, मगर उनकी लंबी दाढ़ी लॉर्ड पादरी भी उनसे ना छीन सके थे। और अब वो इस झोपड़ियों की बस्ती में आसमान के नीचे अपना स्कूल चलाते थे जिसमें वो बच्चे पढ़ते थे जिनको किसी सरकारी स्कूल में दाखिला ना मिला हो या जिनके माँ बाप सरकारी या व्यापारी स्कूलों की फ़ीस ना दे सकते हों। फादर विलियम के स्कूल का ना कोई नाम था, ना इसमें मेज, कुर्सियों, बेंच और डेस्क थे। बस एक 3 टांग के कठारे पर लगा ब्लैक बोर्ड था जिस पर उस वक्त मोहन चाक से फादर विलियम की उड़ती हुई सफ़ेद दाढ़ी की तस्वीर बना रहा था। और दूर अपनी जगह पर बैठी लिली अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से टकटकी बांधे
ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रही थी, जहाँ काले तख्ते पर धीरे धीरे फादर विलियम का गोल चेहरा और उनकी हवा में बिखरी हुई सफ़ेद दाढ़ी उभर रही थी। मगर दरअसल वो अपने मोहन की तरफ देख रही थी और अब बगैर दुतलाए दिल ही दिल में सोच रही थी, मेरा मोहन कितना अच्छा है, उसने तस्वीर भी बनाई है तो कितनी अच्छी बनाई है। ऐसा लगता है फादर विलियम की दाढ़ी अब बड़ी अब बूढ़ी। अभी मोहन ने तस्वीर पूरी नहीं की थी कि फादर विलियम जाग पड़े और सब बच्चे जो अब तक शोर मचा रहे थे या आपस में धौल धप्पा कर रहे थे, एकदम सीधे होकर बैठ गए और ज़ोर ज़ोर से CAT कैट, कैट माने बिल्ली करने लगे। मगर मोहन कम हुए अभी तक ब्लैक बोर्ड की तरफ था। वो नहीं देख सकता था कि फादर विलियम के साथ साथ उनकी तेल से भीगी हुई छड़ी भी उनकी तरफ बढ़ रही है। माँ 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 मोहन। लिली अब 7.5 बरस की हो चुकी थी और उसने तुतलाना बंद कर दिया था, मगर मोहन को मार पड़ेगी इस डर से वो हकलाती हुई चिल्लाई, माँ 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 मोहन। फा 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 फादर। मोहन घबरा कर मुड़ा और साथ ही उसकी कमर पर छड़ी की मार पड़ी। यह देखकर सब बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े, सब सिवाय एक लिली के। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और वो धीरे धीरे फादर विलियम की तरफ बढ़ रही थी। हाथ बाहर निकालो मोहन, फादर विलियम ने डांट कर कहा। और जब डर के मारे मोहन हिचकिचाया तो उन्होंने एक अजीब अंदाज से, जिसमें हुक्म भी था और इल्तिजा भी, कहा, हाथ निकालो। यू फूल, हाथ बाहर निकाल, और कहीं मार पड़ी तो किसी हड्डी पर चोट आ जाएगी। सो मोहन ने हाथ आगे कर दिया। फादर विलियम की छड़ी हवा में उठी और सड़ाप से मोहन के हाथ पर पड़ी। मोहन नहीं चाहता था कि लिली के सामने वो किसी कमजोरी या बूढ़ेपन का इजहार करे। छड़ी का निशान उसके हाथ पर पड़ गया। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे हथेली पर किसी जहरीले सांप ने डस लिया हो, मगर उसने दांत कचकचा लिए और उसके मुंह से उफ न निकली। मगर चलते चलते लिली चिल्ला पड़ी जैसे मार उसको पड़ी हो। 1 2 3 4। फादर की छड़ी 4 बार हवा में उठी और 4 बार मोहन के हाथ पर पड़ी और हर बार मोहन अपने दर्द को पी गया और हर बार लिली बेइख्तियार चिल्ला पड़ी, दैट विल डू। फादर ने छड़ी वापस मेज पर रखते हुए मोहन से कहा और फिर अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी पर प्यार से हाथ फेरते हुए, अब कभी कोई मेरी दाढ़ी की तस्वीर बनाए तो याद रखे कि मेरी दाढ़ी इतनी छोटी नहीं है जैसी मोहन ने बनाई, पूरे 13.5 इंच लंबी है। ये सुनकर सब बच्चे हंस पड़े, फादर विलियम भी हंस पड़े। मोहन हंसकर जल्दी जल्दी ब्लैक बोर्ड कपड़े से साफ करने लगा। तब फादर विलियम ने लिली को देखा, जो आंखें फाड़े फादर को देख रही थी। वेल लिली, तुमको क्या चाहिए? फादर ने नरमी से पूछा। फादर, एस माई चाइल्ड। लिली ने कोई जवाब नहीं दिया, सीधी ब्लैक बोर्ड के पास गई और मोहन से चाक छीनकर खुद उसी जगह फादर विलियम की तस्वीर बनाने लगी। सब हैरत से देखते रहे कि लिली को दफ्तन न जाने क्या हो गया है। लिली की बनाई हुई तस्वीर न सिर्फ अच्छी नहीं थी, बल्कि किसी तरह से फादर विलियम की तस्वीर नहीं लगती थी। ना फादर विलियम इतने मोटे थे, ना वो इतने लंबे थे, ना उनके गले में इतना बड़ा क्रॉस लटका रहता था, ना उनकी आंखें इतनी बड़ी और ऐसी भयानक थी जैसी लिली ने अपनी तस्वीर में बनाई थी। मगर दाढ़ी को लिली ने बड़े एहतियात से बनाया और तस्वीर ख़त्म करते हुए फादर विलियम की तरफ मुड़कर बोली, अब आप फिट रोल लेकर अपनी दाढ़ी को नाप लीजिए। इस पर सारी क्लास खिलखिलाकर हंस पड़ी और बावजूद फादर विलियम ने अपनी वेद में मेज को धड़धड़ाने के बच्चे हंसते ही रहे। इससे खफा होकर फादर ने लिली की तरफ मुड़कर पूछा, कौन हो तुम? लिली ने कहा, लिली। एक छोकरा क्लास के पीछे से चिल्लाया, लिली नहीं फादर, लैला। साइलेंस। क्लास को अच्छी तरह से घूरकर फादर ने लिली से कहा, तुमने भी यही हरकत की है, फिर तुम्हें भी वही सज़ा मिलेगी। निकालो अपना हाथ बाहर। लिली ने अपना हाथ खोलकर बढ़ा दिया और फादर विलियम, जो इस दुनिया और उस दुनिया
दोनों के सब जिस्मानी और रूहानी भेदों से वाकिफ थे। ये देखकर अचंभे में रह गए कि लिली के हाथ पर 4 गहरे नीले लकीरें पड़ी हुई थीं, जैसे उसकी हथेली पर पहले से ही 4 बार वेद की मार पड़ चुकी हो। लिली शाम को दफ्तर से बाहर निकली तो फुटपाथ पर खड़े हुए 3 टेडी बॉयज ने बेअक वक्त सीटी बजाई। 18 बरस की उम्र में लिली थी भी सीटी बजाने के काबिल। रंगत सावली मगर खूबसूरत आंखें, कुदरती घुंघराली चमकीले स्याह बाल, छरेरा मगर भरा हुआ जश्न, जो उसके चुस्त फ्रॉक में और भी नुमाया नजर आता था। ऊंचे फ्रॉक में से निकली हुई सुडौल टांगे, ऐसी लड़की को देखकर भला कौन सीटी नहीं बजाएगा। लिली को टेडी बॉयज की सीटी सुनने की आदत पड़ गई थी। दिन में कई बार उसको इस किस्म की सीटियां सुनाई देती थीं। लिली को इन लफंगे छोकरों से कोई शिकायत नहीं थी। अगर उसे देखकर उनका जी सीटी बजाने को चाहता है तो शौक से सीटी बजाएं। बड़ी लापरवाही से वो अपना बैग हिलाती हुई उनके पास से गुजर जाती और उसका ये अंदाज देखकर वो भी सीटी बजाना भूल जाते। लेकिन आज उसका मूड खराब था। जैसे ही टेडी बॉयज ने सीटी बजाई, लिली ने पलट कर देखा, फिर वो उनकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। उसको देखते ही सीटी की आवाज़ तीनों छोकरों के होठों पर से गायब हो गई। क्या है? उसने डांट कर कहा। शर्म नहीं आती लोफर कहीं के? क्यों बुलाऊं पुलिस को? और पुलिस का नाम सुनते ही तीनों तंग मोहरी की पतलूने और नुकीले जूतों की तीनों जोड़े वहाँ से भागते हुए नजर आए। सोइन उन्हें भागते देखकर लिली चलाई। सुअर कहीं के। फिर भी वो बस स्टैंड की तरफ चल पड़ी। आज उसका मूड इतना ख़राब था कि फुटपाथ के पत्थरों पर उसकी ऊंची एड़ी के सैंडल की आवाज़ में भी गुस्सा भरा हुआ लगता था। स्वाइन शुगर कहीं का। चलते चलते दांत खींचकर उसने इतने ज़ोर से कहा कि आगे चलने वाले एक अधेड़ उम्र के शरीफ आदमी ने घबराकर पीछे देखा। मगर ये गाली उसने उस बेचारे को नहीं दी थी, न ही ये गाली उसने उन टेडी बॉयज को दी थी जिनकी लोफराना हरकत को वो अब तक भुला चुकी थी। उस वक्त उसको गुस्सा आ रहा था अपने दफ्तर के मैनेजर पर, जो मोटा था और गंजा था, मगर अपने गंज को छिपाने के लिए कनपट्टी के लंबे बालों को गंजी खोपड़ी के ऊपर चिपकाए रखता था, और जिसकी रंगत मेंढक के पेट की तरह पीली थी, और जिसके मोटे मोटे गद्देदार हाथ हमेशा हवस के पसीने से भीगे रहते थे, और जो दफ्तर में काम करने वाली हर लड़की से फ्लर्ट करना अपना पैदाइशी हक समझता था। लिली को उस दफ्तर में काम करते हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे, मगर इतने अरसे ही में उसने मैनेजर की बदनीयत को भांप लिया था, और इसलिए वो जहाँ तक मुमकिन हो उसके करीब जाने से कतराती रहती थी। मगर उस दिन मैनेजर ने अपनी स्पेशल स्टेनोग्राफर की छुट्टी दे दी थी और लिली को उसकी जगह काम करना पड़ा था। 3 घंटे तक लिली ने शॉर्ट हैंड की किताब पर मैनेजर के डिक्टेट कराए हुए खतों के ड्राफ्ट लिखे थे। हर खत शुरू होता था डियर सर या माय डियर से, और हर बार जब उसके मुंह से डियर का लफ्ज निकलता था वो एक खास अंदाज से लिली की तरफ देखता था, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, मगर जिसको समझने के लिए लिली तैयार न थी। और फिर शाम होते जब वो इन सब खतों को टाइप करके दस्तखत कराने ले गई थी, उस बदमाश ने लिली की आंखों में आंखें डालकर कहा था, आज रात के शो में सिनेमा देखने के लिए चलती हो? और फिर उसने लिली का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाहा था ताकि उसे अपनी गोद में बिठा ले, और तब लिली के लिए इसके सिवा कोई रास्ता न रहा कि मैनेजर को एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करे और हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग आए। मैनेजर का दफ्तर एयर कंडीशनिंग था और इसलिए इस थप्पड़ की आवाज़ किसी ने ना सुनी थी, मगर सबने ये ज़रूर देखा कि लिली जब बाहर निकली तो उसका चेहरा सुर्ख था और उसके होंठ भिंचे हुए थे और उसकी आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थीं। लिली तेज तेज चलती हुई अपनी मेज तक गई, दराज खोलकर अपनी सब चीज़ें निकालकर अपने बैग में डाली और फिर बगैर किसी से कुछ कहे वो दफ्तर से बाहर निकल गई। वो जानती थी कि अब वो इस दफ्तर में फिर कभी कदम नहीं रखेगी। दफ्तर में जितने दूसरे नौजवान क्लर्क थे, सब ही ने तो बारी बारी लिली से दोस्ती करने की कोशिश की थी, मगर उसने उनमें से किसी को मुँह न लगाया था
न किसी के साथ सिनेमा गई थी, न किसी रेस्टोरेंट में चाय पीने की दावत कबूल की थी। और एक दिन जब किसी ने ज़्यादा इसरार किया था तो उसने कह दिया था, आई एम सॉरी, मगर शाम को मुझे मोहन से मिलना होता है। मोहन? पतली मूंछों वाले टॉमस ने हैरत से पूछा था। ये मोहन कौन है? और लिली ने जवाब दिया था, वो मेरा मोहन है। क्या तुम्हारी इससे मंगनी हुई है? हाँ, यही समझो, लिली ने जवाब दिया था। कब से? 12 बरस से। तो क्या तुम्हारी मंगनी बचपन में ही हो गई थी? हाँ, यही समझो। मगर मोहन, वो तो हिंदू होगा, उससे तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? लिली ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, मुझे नहीं मालूम था मोहब्बत का भी कोई मजहब होता है। और यह कहकर वो बैग हिलाती हुई दफ्तर से बाहर निकल गई थी। उसके जाने के बाद चुगे दाढ़ी वाले अकबर अली लेजर क्लर्क ने अपना रजिस्टर बंद करके एक ठंडी सांस भरते हुए कहा था, अरे वाह, अपनी लिली तो लैला निकली। और जब टॉमस ने पूछा, लैला हु इज शी, तो अकबर ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा था, वो भी एक मोहब्बत की दीवानी थी, लिली की तरह। लोकल ट्रेन परेल के स्टेशन पर पहुंची और लिली धक्कम पिल करती हुई थर्ड क्लास के डिब्बे की भीड़ में से बाहर निकली तो उसने मोहन को हर्ष मामूल क्लॉक के पीछे नीचे खड़ा पाया। मोहन अब 21 बरस का जवान था। वो एक मिल में मैकेनिक था और उसकी नीली शर्ट और पतलून पर पड़े तेल के धब्बे ऐलान कर रहे थे कि वो सीधा काम से आ रहा है। डार्लिंग मोहन, लिली ने मोहन के बाजू में अपना हाथ डालते हुए कहा, तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ा क्या? मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सिर्फ आध घंटा। इतनी देर में सिर्फ 4 ट्रेनें गई हैं। क्यों, आज दफ्तर में काम ज़्यादा था या अपने मैनेजर से जिक्र छेड़ रही थी? लिली ने जल्दी से कहा, उस शैतान का तो नाम मत लो, जी चाहता है उसका मुँह नोच लूँ। मगर आज से तुम्हें कभी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मैं नौकरी छोड़ आई हूँ। इतने में ट्रेन चली गई थी और अगली ट्रेन आने तक प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। टी स्टॉल के पास अपनी मुरकबा बेंच पर बैठे हुए लिली और मोहन भजिया खा रहे थे और एक दूसरे की तरफ प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। भजिया ख़त्म हो गई मगर वो एक दूसरे की तरफ देखते रहे। दूसरी ट्रेन आई, मुसाफिर डिब्बों में से उतरे, मुसाफिर डिब्बों में चढ़े, ट्रेन चली गई। एक बार फिर स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। रात हो गई, स्टेशन की रोशनियां जल उठी। ट्रेनें आती रहीं, ट्रेनें जाती रहीं, मुसाफिर उतरते रहे, मुसाफिर चढ़ते रहे। लिली और मोहन उसी जगह बैठे रहे, बातें करते रहे और भजिया खरीद कर खाते रहे और प्यार भरी नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। आखिरकार लिली ने कहा, अच्छा तो अब देर हो गई है, मुझे जाना ही चाहिए। मोहन ने जैसे ख्वाब में कोई बात सुनी हो, लिली कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं कहा। लिली ने उसे यकीन दिलाया और वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे में खो गए। एक के बाद एक 2 ट्रेनें जुनूब हो गईं, 3 ट्रेनें शुमाल हो गईं, मगर वो दोनों अपनी जगह से ना हिले। यहाँ तक कि चाय और भजिया की दुकान भी बंद हो गई और चाय वाला जाते जाते उनसे कह गया, अभी आखिरी ट्रेन आने वाली है, इसके बाद सुबह तक कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। तब तो दोनों चौंके। दूर से ट्रेन करीब आने की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो कल तुम दफ्तर नहीं जाओगी? मोहन ने पूछा। नहीं, अब मैं कभी दफ्तर नहीं जाऊंगी। फिर मैं तुमसे कैसे मिला करूँगा? तुम्हारे मिल का शिफ्ट ख़त्म होने से पहले मैं यहाँ आ जाया करूँगी। और अगर तुम्हारे डैडी ने तुम्हें उस वक्त घर से ना निकलने दिया, फिर मैं कैसे आ सकती हूँ, तुम ही बताओ। फिर करें तो क्या करें? तो फिर एक ही रास्ता है, कल ही हम शादी कर लेंगे। लिली के कानों में नन्ही नन्ही घटियाँ बजने लगी। इतने में ट्रेन आ गई और जो लिली ने धीरे से कहा वो रेल की धड़धड़ाहट में खो गया। मोहन ने लिली का बाजू पकड़ा, आओ तुम्हें घर पहुंचाऊं, और वो दोनों सामने वाले डिब्बे में सवार हो गए। 15 की सड़कें रात के सन्नाटे में सोई हुई, सिर्फ लिली और मोहन के कदमों की आवाज़ थी और फुटपाथ पर सोने वालों के खर्राटे। दूर कहीं किसी घड़ियाल ने 2 बजाए। मोहन ने चलते चलते कहा, लिली याद है माहिम वाली बस्ती में जब हम पहली बार मिले थे,
उस वक्त भी रात के 2 ही बजे थे। बिल्कुल याद है। तुम चोरी से अपनी गागल लाइन में आगे रख रहे थे और तुम डंडा हाथ में लिए पहरा दे रही थी और तुतला तुतला कर कह रही थी, माल माल के बाल कुछ बना दूंगी। मुझे माहिम वाली बस्ती बहुत याद आती है। वहाँ हम कितने खुश थे। मगर अब तो तुम बहुत अच्छी फ्लैट में रहती हो। हाँ, ये घर तो अच्छा है, मगर तुम जो नहीं हो वहाँ। माहिम की बस्ती में तो हम दिन भर साथ खेलते थे। याद है जब मैंने ब्लैक बोर्ड पर फादर विलियम की तस्वीर बनाई थी। रास्ते की रोशनी में लिली ने अपनी हथेली को देखा जहाँ हल्की नीली नीली 2 लकीरें पड़ी हुई थी और उसने कहा, याद है। और फिर लिली का घर आ गया। दूसरी मंजिल पर जिस फ्लैट में वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी, वहाँ एक खिड़की में रोशनी हो रही थी। मोहन ने कहा, लगता है तुम्हारे डैडी मम्मी जाग रहे हैं, तुम्हें कुछ कहेंगे तो नहीं। ली ने जवाब दिया, फिक्र न करो, वो मेरा कमरा है और इसकी लैच की मेरे पास रहती है। अच्छा, गुड नाइट। मैं कल ही डैडी से बात करके शाम को तुम्हें मिलूंगी। तो फिर 4 बजे परेल स्टेशन पर। लिली अंधेरे जीने पर रास्ता टटोलती हुई ऊपर चढ़ गई और जब तक उसके कदमों की आवाज़ आती रही, मोहन वहीं सड़क पर खड़ा रहा। लिली लैचकी से दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में दाखिल हुई तो सबसे पहले सड़क वाली खिड़की खोली। उसने सोचा, कितना अच्छा है मेरा मोहन, मेरी फिक्र में अब तक सड़क पर खड़ा है। फिर उसने हाथ के खामोश इशारे से मोहन को बाय बाय कहा और जब मुतमन होकर मोहन भी हाथ हिलाकर चल पड़ा, तभी वो खिड़की से हटी। वो मुड़ी ही थी कि लिली के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। ड्रेसिंग गाउन पहने उसका बाप दरवाजे में खड़ा था। परेल स्टेशन पर लोकल ट्रेनें आ रही थीं, ट्रेनें जा रही थीं। फास्ट ट्रेनें धड़ धड़ करती हुई प्लेटफॉर्म को हिलाती हुई गुजर रही थीं। एक बेंच पर लिली और मोहन बैठे थे और उनके दरमियान में कागज़ की भजिया रखी हुई थी। मगर आज दोनों में से किसी एक का हाथ भी उस चटपटी मसालेदार भजिया की तरफ ना उठ रहा था। सो तुम्हारे डैडी ने इनकार कर दिया? मोहन ने खामोशी को तोड़ते हुए ठंडी सांस लेकर कहा। इनकार ही नहीं किया मोहन, लिली बोली। बहुत कुछ कहा, शराब पिए हुए थे, सो गालियाँ भी दी मुझे। तुम्हें भी बहुत भला भरा कहा। क्या कहा, मालूम तो हो? उनको मुझसे क्या बुराई नजर आती है? लिली ने एकदम जवाब न दिया, जैसे बोलते हुए हिचकिचा रही हो। इतने में एक ट्रेन आकर ठहर गई। सारे डिब्बे खचाखच भरे हुए थे। मुसाफिर उतरे, मुसाफिर चढ़े, सब डिब्बे जो कि तुम भरे रहे। गाड़ी फिर चल दी। उतरने वाले मुसाफिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पुल पर हो लिए। प्लेटफॉर्म फिर सुनसान हो गया। अब लिली ने धीरे से कहा, डैडी कहते हैं तुम हिंदू हो और बोलते हैं मैं मर जाऊंगा पर अपनी बेटी की शादी एक हिंदू के साथ न होने दूंगा। तुम्हारे डैडी क्रिश्चियन हैं? हाँ। चर्च जाते हैं? पहले कभी कभार संडे को चले जाते थे, अब तो उन्हें शराब पीने से फुर्सत ही कम मिलती है जो वो चर्च जाने का सोचे। और जब फुर्सत मिलती है तब क्या करते हैं? तब तो जानते ही हो मोहन, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। लिली ने आवाज़ को धीमी करते हुए इधर उधर देखकर जवाब दिया, डैडी दारू का धंधा करते हैं। इतने में दूसरी तरफ की ट्रेन आ गई। ये इतनी भरी हुई नहीं थी। 3rd क्लास के डिब्बों से 15-20 मुसाफिर उतरे। फर्स्ट क्लास से एक भी नहीं उतरा। ट्रेन चल दी। प्लेटफॉर्म फिर सुनसान हो गया। और क्या कहते हैं तुम्हारे डैडी? मोहन ने एक एक लफ्ज को चबाकर कहा। क्या करोगे सुनकर मोहन? तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें जो वो कहते हैं उनको दोहराना मुझे अच्छा थोड़े ही लगता है। फिर मैं भी जानना चाहता हूँ वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं मेरे बारे में। मेरे हिंदू होने के अलावा और भी कोई ऐतराज़ है उनको? है, लिली ने जवाब दिया। क्या है? वो कहते हैं तुम एक लेबर हो, मिल में मजदूर हो, तुम्हारे कपड़ों से पसीने और तेल के धब्बों की बू आती है उन्हें। तो वो दिन भूल गए हैं जब हम और वो दोनों घराने माहिम वाली बस्ती की झोपड़ियों में रहते थे। अब वो इस बस्ती की बात सुनना नहीं चाहते मोहन, वो उन झोपड़ियों को भूल जाना चाहते हैं। वो मेरे बाप हैं और उनसे बहस नहीं कर सकती। तुम बताओ, तुम्हारे बाबा ने क्या कहा? वो तो हमें आशीर्वाद देंगे ना? मोहन जवाब सोच ही रहा था कि एक तीसरी ट्रेन आ गई। ये पहली ट्रेन से भी ज़्यादा खचाखच भरी हुई थी।
जो अंदर थे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और जो बाहर थे वो अंदर घुसने के लिए जोर लगा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि कई मिनट ट्रेन को ठहरना पड़ा। फिर भी जब ट्रेन चली तो कई मुसाफिर जो उतरना चाहते थे वो अंदर ही रह गए और कई जो उसमें चढ़ना चाहते थे वो प्लेटफॉर्म पर खड़े रह गए। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी जो मैला पजामा और धुली हुई कमीज पहने हुए था उस बेंच पर आकर बैठ गया जहां मोहन और लिली बैठे हुए थे। वो बेंच के दूसरे किनारे पर बैठा हुआ था, मगर मुंह फाड़े हुए उन दोनों को इतने ताज्जुब और गौर से देख रहा था जैसे अजीब जानवरों का जोड़ा उसने इससे पहले कभी न देखा हो। मोहन ने इस आदमी की तरफ कनखियों से देखते हुए धीरे से कहा, ये न जाने कौन है जो हमें यूं घूर घूर कर देख रहा है। बाबा का जानने वाला न हो तो फिर क्या कहा तुम्हारे बाबा ने? लिली ने अपना सवाल फिर दोहराया। मोहन को, जो अब तक इस सवाल से कतरा रहा था, जवाब देना ही पड़ा। वो भी इस शादी के खिलाफ। लिली, वो क्या वजह बताते हैं? कहते हैं हिंदू होकर मैं क्रिश्चियन लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ। क्यों, क्रिश्चियन लड़कियों में उन्हें क्या बुराई दिखाई देती है? वो कहते हैं क्रिश्चियन छोकरियाँ बड़ी खराब होती हैं, हर मर्द से आंखें लड़ाती हैं। लिली के सावरे चेहरे पर सुर्खी की एक लहर दौड़ गई। क्या तुम भी यही समझती हो? नहीं नहीं लिली, ये बात नहीं है। भला मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मगर बाबा को कौन समझाए? तुम्हारे डैडी को भी बुरा भला कहते हैं वो दारू का धंधा करता है। और तुम्हारे बाबा क्या धंधा करते हैं? मोहन ने हिचकिचाकर जवाब दिया, सट्टे का। लिली कुछ कहने वाली थी मगर इतनी देर में दूसरी ट्रेन आ गई और प्लेटफॉर्म पर फिर गहमा गहमी शुरू हो गई। मगर वो आदमी जो उसकी बेंच के दूसरे किनारे पर बैठा था वहीं बैठा रहा और उसी तरह उनको घूरता रहा, बल्कि उनको देख देख कर मुस्कुराता रहा। गाड़ी गई तो लिली ने कहा, अब क्या होगा मोहन? मोहन ने कहा, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो आज इसी फिक्र में मिल में काम करने भी नहीं गया। अगर तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी शादी किसी और से कर दी तो मैं जान दे दूंगा। लिली बोली, तुम क्या समझते हो मैं जिंदा रहूंगी? डैडी ने ज़बरदस्ती की तो मैं जहर खा लूँगी। मोहन, तुम मुझे थोड़ा सा जहर ला दो। जहर मैं कहाँ से लाऊंगा? जहर पर तो कंट्रोल है। डॉक्टर की चिट्ठी दिए बिना जहर मिल ही नहीं सकता। थोड़ी देर वो चुपचाप बैठे रहे और उनके बीच में भजिया इसी तरह पड़ी रही। फिर न जाने कैसे पहले लिली की और फिर मोहन की निगाह रेल की पटरी पर जम गई। फौलाद की काली पटरी जो रेल के पहियों की रगड़ से चमक रही थी। शायद दूर से रेल चली आ रही थी। पटरी में से एक अजीब चूं चूं की आवाज़ धीमी धीमी आ रही थी, जैसे सितारों की तार को किसी ने छेड़ दिया हो और अब उसकी झनकार की गूंज रह गई हो। जैसे कितनी ही शहद की मक्खियाँ भिनभिना रही हों, जैसे वो पट्टियाँ कितनी अजीब अनजानी ज़बान में उनसे कुछ कह रही हों। उनकी निगाहें रेल की पटरी पर जमी हुई थी कि एकदम धड़-धड़ करती हुई ट्रेन आ गई। उनके सामने की पट्टी पर से ट्रेन के कितने ही भारी हैबतनाक पहिए धड़धड़ाते हुए गुजर गए। फिर वो ट्रेन भी चली गई, मगर वो पटरी पहले की तरह चमकती रही, गुनगुनाती रही, उनसे कुछ कहती रही। और फिर एक साथ उन दोनों की समझ में आ गया कि रेल की पटरी उनसे क्या कह रही है। लिली ने मोहन की तरफ देखा, मोहन ने लिली की तरफ, और दोनों की निगाहों में एक ही सवाल था और एक ही जवाब, इस जिंदगी से मौत बेहतर है। और मौत वहाँ उनके सामने, वहाँ उस रेल की पटरी की तलवार जैसी धार पर उनका इंतजार कर रही थी। अब करीब आने वाली रेल की आवाज़ से रेल की पटरियाँ झंझना उठी। वो दोनों खड़े हो गए। एक लम्हे के लिए उन्होंने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खामोशी से इकरार मोहब्बत किया। फिर लिली का नर्म हाथ मोहन के सख्त खुरदुरे और मर्दाना हाथ में आ गया। अब ट्रेन उनकी तरफ धड़धड़ाती हुई जा रही थी। एक लम्हा और फिर वो दोनों रेल की पटरी पर कूद जाएंगे। इस ट्रेन के भारी पहिए उनकी मुश्किल आसान कर देंगे। मौत की गोद में उनको हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ सुला देंगे। उनकी मोहब्बत को अमर कर देंगे। एक आवाज़ ने उनको चौंका दिया और उसी लम्हे में ट्रेन आ गई और डिब्बे उनके पास से गुजरने लगे। लिली और मोहन ने मुड़कर देखा तो ये
वही अधेड़ उम्र का मैला पजामा फटी कमीज वाला आदमी था जो मुस्कुराकर भजिया आफत की पुड़िया की तरफ इशारा कर रहा था। अपनी भजिया तो साथ लेते जाओ, उसने चिल्लाकर कहा। भजिया चटपटी मसालेदार भजिया, न जाने क्यों भजिया का नाम सुनकर उन दोनों के मुंह में पानी आ गया। भजिया, चटपटी मसालेदार भजिया। और अगर वो मर गए होते तो भजिया कैसे खाते, ठंडा मीठा फालूदा कैसे पीते। चांदनी रात में जूह के किनारे नरम नरम रेत का लम्स अपने गालों पर कैसे महसूस करते। मालाबार हिल पर जाकर हैंगिंग गार्डन में खुले हुए फूलों का नज़ारा कैसे करते। वो भजिया नहीं थी, वो जिंदगी थी जो अपनी तमाम रंगीनियों के साथ, चटपटे मसाले की खुशबू के साथ उनको वापस बुला रही थी। उतरने वाले मुसाफिर चढ़ने वाले मुसाफिरों से दस्त ओ करीबा थे। कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। मोहन ने लिली के कान में चलाकर कहा, चलो सिविल मैरिज कर लीले क्यों मंजूर है। तो लिली ने मोहन के कान में चलाकर कहा, हाँ हाँ मंजूर है, तो चलो चर्च गेट चले। और ये कहकर मोहन ने लिली का हाथ पकड़ा और डिब्बे में घुसने वाली भीड़ पर पिल पड़ा। किसी न किसी तरह वो भीड़ के रेले के साथ अंदर घुस ही गए। ट्रेन चली गई, मगर वो आदमी बेंच पर उसी जगह बैठा रहा। वो भजिया उसी तरह पड़ी रही। फिर वो आदमी आहिस्ता से अपनी जगह से उठा और भजिया आफत की पुड़िया उठाकर खाने लगा। तब चाय वाले ने अपनी दुकान से आवाज़ दी, क्यों चले गए वो दोनों। हाँ चले गए, रोज मुझसे भजिया लेकर खाते हैं, चाय वाले ने कहा। मगर अब वो तुम्हारे भजिया खाने नहीं आएंगे, अब वो अपने लिए खुद चटपटी मसालेदार भजिया बनाया करेंगे। क्या तुम उनको जानते हो, कौन है ये दोनों। और वो जो खटाई की चटनी में डुबो डुबो कर और मज़ा ले लेकर भुजिया खा रहा था, बोला, लैला मजनू।